जय हिंद दोस्तों। आज हम 7 अगस्त 2024 के विजन आइज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइज को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है कि इंडिया में जो भी फ्लड हो रहे हैं उसमें से पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक रिवर। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, एटमॉस्फियर है नाम में और रिवर है। तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर कोई एक रिवर की तरह ऑर्गेनाइज हो चुका है। ठीक है, समझ लीजिए अर्थ का सरफेस और यहाँ से ऐसे मॉइस्चर ऊपर जाता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ऐसा लगातार इस ऐसे होता रहेगा तो एक पूरी सी पूरी की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, लाइन बन जाएगी। अब इसी लाइन को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिवर। ठीक है, कि कोई एक जगह से मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है आसमान में और कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक रिवर जैसे फॉर्म में। ठीक है, तो ये लॉन्ग होता है, रिलेटिवली लॉन्ग है। नैरो होता है क्योंकि जैसे रिवर होती है हमारी वैसे ये नैरो होगा पर लंबा होगा। और ये एक जगह से दूसरी जगह वाटर वेपर को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि रिवर भी वही करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह बहती है। सेम एटमॉस्फेयर में ये रिवर बह रही है, मॉइस्चर की रिवर। इसको इसीलिए हम बोलते हैं फ्लाइंग रिवर भी। देख लीजिए आप, ये ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए इतना सारा मॉइस्चर इसके पास है, तो आपको लगता है ना जैसे रिवर बह रही हो। ऊपर से हम आसमान से देखेंगे तो इट्स लुक लाइक अ रिवर। तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है। और आप स्ट्रेट में देखोगे तो ऐसे ये काम करता है, सीधा जाता है और जहाँ पे पहाड़ वहाड़ होंगे उसके ऊपर ये ज़्यादा चढ़ेगा और फिर उधर ही प्रेसिपिटेशन कर देगा। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर में रही रिवर है। कोई जगह पे ज़्यादा मॉइस्चर कोई जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और बहुत ही लॉन्ग फील्ड में होगा तो रिवर जैसा हमें दिखेगा। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये 2000 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, 500 किलोमीटर तक वाइड हो सकता है और 3 किलोमीटर जितना डीप भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले इसके हम और फीचर्स देख ले तो भाई एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ये हीट और मॉइस्चर को ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। समझ लीजिए अर्थ है, अर्थ के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है ये है ट्रॉपिक्स। और ये मॉइस्चर को इधर से उठा के पोल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ओके फिर ये टिपिकली लोकेट करता है विद इन लो लेवल जेट। अभी देखो लो लेवल जेट को आप जेट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट मत कर देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो ये अर्थ के ऊपर नीचे घूमती रहती है, चारों ओर घूमती है और पोल्स पे भी होती है और ट्रॉपिक एरिया में भी होती है। ये जेट स्ट्रीम है, बीच में नहीं रहती है, ये ट्रॉपिक्स के एरिया में नहीं रहती है। जबकि अपना ये जो लो लेवल जेट है वो ट्रॉपिक के एरिया में यूजुअली ज़्यादा रहता है। जेट स्ट्रीम होती है वो 20,000 फीट की ऊंचाई पे होती है, ये तकरीबन 6,000 की ही ऊंचाई पे होता है। जेट स्ट्रीम बहुत तेज़ होती है, रिलेटिवली कम तेज़ होता है। तो ये अलग फिनोमेनन है और जेट स्ट्रीम ऐसे मियंडरिंग करती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जबकि ये जो लो लेवल जेट होता है वो यूजुअली स्ट्रेट जाता है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वो टिपिकली लोकेट करती है लो लेवल जेट स्ट्रीम वाले एरिया में, इसीलिए तो ये भी इधर सीधी जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसको पावर भी सीधा मिल रहा है। ओके, अभी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है भाई इसका, तो ये अर्थ का लार्जेस्ट मॉइस्चर ट्रांसफ़र करती है, अराउंड 90% जितना। ठीक है, इसी के चलते क्या होगा कि एक जगह से इतना सारा मॉइस्चर अगर ट्रांसफर कर देगी तो किसी जगह पे फ्लड आ जाएंगे तो किसी जगह पे ड्रॉट आ जाएंगे। ओके, अभी क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेयर रिवर के साथ क्या कनेक्शन है, तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंटेंसिटी ऑफ रेन भी बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी और ये एटमॉस्फेरिक रिवर और स्ट्रांग हो जाएगी। 2000 सॉरी 21st सेंचुरी जैसे ये हमारी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होती है तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर और स्ट्रांग हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ये ड्रॉक लाइक कंडीशन को और बढ़ा देगा और कहीं पे ये रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिवर के, तो भाई जितने भी हमारे इंडिया में फ्लड होते हैं 1985 से 2020 के, 10 में से 7 इसके इधर से इसकी वजह से आते हैं, यानी कि 70% मान लीजिए। फिर फॉग और हेज को ये बढ़ा देता है इंडो गंगेटिक प्लेन में, यानी कि दिल्ली उत्तर प्रदेश वाले एरियाज़ में। और ये स्नो के अल्बीडो को भी कम करता है। देखो अल्बीडो क्या होता है, स्नो है यहाँ पे, समझ लीजिए पूरी की पूरी स्नो की शीट है। इधर से सनलाइट पड़ रही है, 100 सनलाइट आई है और 100 में से सन से पढ़ के वापस कितनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये है अल्बेडो। मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन कितना है वो हम अल्बीडो बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्नो के अल्बीडो को कम कर देता है, मतलब कि स्नो अगर पहले 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, अब ये रिड्यूस हो जाएगा, अब ये सिर्फ 70% सनलाइट को ही
रिफ्लेक्ट करेगा। उसका मतलब क्या होगा, ये एरिया और गर्म हो जाएगा, पूरी की पूरी स्नो और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। ओके, इतना ही काम का था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ना आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब से हम ऐसा ही करेंगे कि आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आता हो या फिर कोई भी टॉपिक समझ ना हो, आप मुझे बताइए, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उस सिर्फ टॉपिक की, मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नया सिस्टम ला दिया है, सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, 4 पिलर है हमारे, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एंड सुशासन, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड गवर्नेंस। और इसके बेस पे हम सारे के सारे जो अपने स्टेट्स हैं उसको देखेंगे। ओके, दैट्स इट, इतना ही काम का था। और ये क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, तो डेवलप विकसित इंडिया बनाने में हमारी हेल्प करेगा। इसमें हम चीज़ देखेंगे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले ये ऑटोनोमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर बनी हुई है, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए हमने एक मिशन था, यूरोपियन यूनियन का एक्सपर्ट मिशन, उसके बेस पे ये बनी थी। किन्होंने सेटअप की थी भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर दूसरी इंडस्ट्री जैसे आइसोशाम, फीकी, CII, उन सब ने इनको सेटअप किया था। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, गवर्निंग काउंसिल क्या है, तो ऑलमोस्ट 39 मेंबर होते हैं और साथ में चेयरपर्सन और सेक्रेटरी होते हैं। चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, रोल क्या है इसका, तो अग्रेडेशन बॉडी है हमारी, मतलब क्या है कि भाई कौन से केसेस स्टैंडर्ड है वो सब ये चेक करती है। फिर थर्ड पार्टी असेसमेंट का भी काम करती है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के रिलेटेड, और हमारी जो क्वालिटी लाइफ है उसको बढ़ाएंगे और सिटीजन की वेलबींग को और अच्छा करेंगे। इन शॉर्ट ये हर एक चीज़ में क्वालिटी को सेटअप करती है, क्वालिटी लेके आती है कि भाई क्वालिटी कैसे चल रही है, इसी के लिए इसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या काम कर दिया है। हेल्थ केयर में कोविड-19 के दौरान ये टेस्टिंग लैब लेके आए थे ICMR के एक्सपेंड करने के लिए। फिर ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सर्टिफिकेशन लेके आए हैं। फिर कायाकल्प सर्टिफिकेशन है क्लीनलीनेस के लिए जो दिया जाता है। फिर सैनिटेशन के लिए ये अर्बन लोकल बॉडी में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन देते हैं। एजुकेशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया था क्विस्ट, इसमें या क्या मतलब है इसका, तो क्वालिटी प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल एंड ट्रेनिंग, मतलब ऑनलाइन आप कैसे काम कर रहे हो, दैट्स इट। एग्रीकल्चर के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन देते हैं, जो कि कौन सी कंट्रीज़ में दिया जाता है, तो शार्क की कंट्रीज़, और ये FAO का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सब याद ना रहे तो इट्स फाइन है, बस एग्रीकल्चर में सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब देखिए, हेल्थ में, सैनिटेशन में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हर एक में ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। और अभी इन्होंने राज्य में भी शुरू कर दिया है कि हम राज्य को भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे ये 4 पिलर्स के बेस्ड पे। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से एक्ट में ये रजिस्टर्ड है, किसकी रिकमेंडेशन से बना था, और किन्होंने इसको सेटअप किया था, और हाँ, इनके जो चेयरपर्सन है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको नॉमिनेट कौन करता है। बस इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर हो, सिर्फ यही नहीं, कोई भी बॉडी हो, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आते हैं। और हार्ड अगर उन्हें करना होगा, जो कि कम चांसेस है, तो उसके अचीवमेंट या फिर उनके काम पे कर देगा कि ये क्या काम किए हैं या फिर क्या काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर है हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन। शायद मैंने कल या परसों ही इसकी बात की थी कि 2 टाइप के ओजोन होते हैं। एक ओजोन होता है जो हमारे अर्थ के आजू बाजू है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बाहर, वो है एटमॉस्फेरिक ओजोन। ये हमारा अच्छा होता है, जो सन रेज आती है, UV रेज, उससे हमारा ये प्रोटेक्ट करता है, सॉरी UV रेज, उससे हमारे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ये हमारा ट्रोपोस्फियर के अंदर आता है और ये हमें नुकसान देता है। इससे हमें एज्मा हो सकता है, अस्थमा जो हम बोलते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, आई इरिटेशन होती है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन सबसे पहले बनता कैसे और क्या क्या है भाई, तो जैसे ऑक्सीजन का होता है O2, वैसे ही ओजोन का होता है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम अगर मिल जाते हैं तो वो बन जाएगा ओजोन। अब ये क्या होता है, ये सेकेंडरी है, बनता कैसे है, तो भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सनलाइट उस पर ज़्यादा पड़ेगी तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा ग्राउंड लेवल ओजोन, दैट्स इट। इसीलिए देखो, सनलाइट पड़ रही है और गर्मी की वजह से हो रहा है ना, इसीलिए ये समर में ज़्यादा पीक पे होता है, मतलब समर में ज़्यादा बन जाता है। ओके, अभी रिपोर्ट में हमें क्या पाया गया भाई कि जितने भी हमारे इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है 10 में से हर एक में
एक्सीड कर रहा है ग्राउंड लेवल ओजोन के स्टैंडर्ड्स, मतलब 10 जितना होने चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? दिल्ली में। फिर ग्राउंड लेवल के हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है? तो जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और PM 2.5 का प्रेजेंस कम है, वहाँ पे ये ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और इसीलिए ये इतना पे प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए नाइट टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा है, रह ही रहा है। बाकी क्या होता है कि नाइट टाइम पे ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, गर्मी में सनलाइट में ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नाइट टाइम में भी रह रहा है। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोर्स क्या क्या है, कहाँ से आता है। तो पॉल्यूशन कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से। ओके, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? तो हेल्थ पे, तो ये ब्रोंशिटीज़ को बढ़ा देता है। मतलब क्या होता है, आपको गले में कभी कभी जलन होती है ना, जो गले में हमारा एक ट्यूब जैसा पाइप होता है जो हमारे गले से लेकर लंग्स तक उसको लेके जाता है हमारी हवा को। अभी अगर ओजोन बढ़ेगा तो हमें इधर जलन होगी और बढ़ेगी। फिर अस्थमा हो सकता है, लंग्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा? तो GHG ग्रीन हाउस गैस फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पे क्या असर होगा? तो फोटोसिंथेसिस पे इसका असर पड़ेगा। और जो प्लांट होगा, प्लांट जितने भी होते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। पहले 1 मीटर के होते थे, अब ये आधे मीटर के हो जाएंगे। ओके, स्ट्रेटेजी क्या है भाई प्रिवेंट करने की ओजोन को? तो भाई मीथेन को रिड्यूस करो, जो कार से पॉल्यूशन आ रहा है उसको रिड्यूस करो, इंडस्ट्री के पॉल्यूशन को रिड्यूस करो, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, काफ़ी है। देख लीजिए यहाँ पे भी 2 टाइप्स ऑफ ओजोन बताया है। एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, मतलब जो ग्राउंड एटमॉस्फेयर के ऊपर है, और एक ग्राउंड लेयर जो ट्रोपोस्फियर के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर से समझ ना आया हो आपको कोई भी टॉपिक, आप बस बता दीजिएगा, टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर रिलीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखो ये लगातार न्यूज़ में है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की न्यूज़, तकरीबन 2-3 महीने से। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इसको हम थोड़ा सा हॉलिस्टिकली करेंगे, और हो सकता है उसने जितने टॉपिक्स इसके एस्पेक्ट्स हो उसको हम देख लें। चलिए, की फीचर्स क्या क्या है भाई। सबसे पहले जो हम नई ये स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर लेके आए हैं उसमें सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? किसी भी के लिए डेडिकेटेड हम कोई रोड बना दें, डेडिकेटेड जगह बना दें, वो है ग्रीन कॉरिडोर। तो अगर अथॉरिटी चाहे तो किसी भी हालत में ग्रीन कॉरिडोर बना सकती है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? तो जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो विद इन इंडिया ही होंगे, आउटसाइड हम नहीं करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा? कोई भी हो, एयर, रोड, ट्रेन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है भाई? किसी भी बंदे को मरते हुए बचा लेना। अगर उसका ऑर्गन फेलियर हो गया है तो ऑर्गन उसका चेंज कर देना, इट इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, लाइफ सेविंग थेरेपी फॉर एंड स्टेज ऑफ ऑर्गन फेलियर। ओके, आपने अगर ब्रीद वेब सीरीज़ देखी है आर माधवन की, तो आपको इसके बारे में सब ऑलरेडी पता होगा। स्टेटस क्या है भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का? तो 2023 में हाईएस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं अराउंड 18,000, और सबसे ज़्यादा जो डोनर थे वो विमेन थी 63%, और सबसे विमेन रेसिपिएंट्स कितनी थी? तो 30%। ओके, इंडिया रैंक करता है 3rd पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, ये आप याद रखोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आपका डेटा बनेगा कि इंडिया रैंक्स 3rd इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और ये 2023 में हमने हाईएस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किए हैं। दैट्स इट। इशू क्या क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए? तो भाई वाइड गैप है, जितने पेशेंट को चाहिए उससे बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास डोनर है। फिर क्योंकि ऑर्गन फेलियर तो बहुत हो जाते हैं पर ऑर्गन देने वाले डोनर बहुत कम होते हैं। फिर इलीगल ऑर्गन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। फिर पुअर रेट ऑफ ब्रेन स्टेम सेल्स डेथ, मतलब कि जिस ऐसी डेथ कम है जिसमें सिर्फ ब्रेन ख़त्म हो जाता है बंदे का, दूसरे सारे ऑर्गन शुरू होते हैं, तो ऐसी डेथ बहुत कम होती है। ठीक है, कि ब्रेन डेड हो गया बंदा, इसको ब्रेन डेड बोलते हैं, ब्रेन स्टेम डेथ को ब्रेन डेड। फिर एथिकल कंसर्न्स है कि भाई हो सकता है समझ लो बंदा ब्रेन डेड हो गया है और आप डिसीजन ले लो तो कि ठीक है भाई इसके ऑर्गन किसी को दे दो, पर जो परिवार वाले होते हैं उनको हल्की सी भी उम्मीद होती है कि यार पता नहीं कब जाग जाए, पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए भी, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता कैसे है, कौन से एक्ट के थ्रू होता है? तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994, थोट्टा एक्ट।
इसके अंदर रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन, प्रिवेंशन और कमर्शियल डीलिंग, ये सब कुछ हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। फिर दूसरी हमारी एक बॉडी भी है नोटो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल, रीजनल लेवल पे भी इसको देखती है। फिर हमारे पास एक और चीज़ है कि नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल स्टोरेज नेटवर्क, सेम वही है। यहाँ पे नेटवर्क एक बना हुआ होता है कि भाई कहाँ पे क्या कैसे ज़रूरत है, कैसे सेटिंग होगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज्ड। देखो जितनी भी सबसे पहले डेटा, इंडिया का स्टेटस क्या है, तो हम 4th हैं ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी में भी सब कैटेगरीज पड़ती है, विंड, हाइड्रो, सोलर। विंड पे हम 4th पे हैं, सोलर पे हम 5th पे हैं। ओके, कितना पोटेंशियल है, कितना अपनी कैपेसिटी है, तो अभी के लिए हमारी कैपेसिटी हो गई है 200 गीगावाट। ओके, चलिए इसीलिए न्यूज़ में भी था। सबसे पहले ये स्टेप्स क्या लिए हमने अचीवमेंट के लिए, तो एफडीआई को हमने 100% कर दिया है बाय ऑटोमेटिक रूट। फिर वेवर कर दिया है हमने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस में, कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है पहले चार्जेस होते थे, बट वो रिन्यूएबल एनर्जी है तो चार्जेस नहीं पड़ेंगे। फिर हमने डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया है, जैसे कि पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। कुसुम में क्या है, तो किसान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर सूर्यघर के बारे में तो पता ही है। फिर अदर्स में क्या किया है, तो ऑफशोर विंड एनर्जी के रूल्स को और थोड़ा सा ईज किया है, ओपन एक्सेस रूल्स को हमने लेके आए हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। ओके ओके। और हाँ भाई, ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, तो ऑटोमेटिक में आपको अगर एफडीआई आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो डायरेक्टली आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरा रूट होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट क्या है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन ले के पैसा डालना है, दैट्स इट। चैलेंजेस क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में, सबसे पहले लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है आपको। ट्रांसमिशन और हार्ड है, क्योंकि ये विंड फार्म जहाँ पे लगे हुए तो हैं, वहाँ से जो एक्चुअल ग्रिड होती है वो बहुत दूर होती है, तो इसमें हमें हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट देनी पड़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कई बार हो जाते हैं। फिर ग्रिड की ड्राइबिलिटी और ट्रांजिशन कॉस्ट भी है, लो एसएस है, लो कॉस्ट फाइनेंस है हमारे पास, एनर्जी स्टोरेज की भी कैपेसिटी हमारे पास कम है। ये सब जनरल टॉपिक्स है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमें हाइब्रिड पावर को प्रमोट करना चाहिए। हाइब्रिड मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे सोलर सेल भी लगा हुआ हो हमने और विंड भी लगा हुआ, दोनों एक साथ हाइब्रिड फोकस करना चाहिए नई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, जैसे कि पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर, बैटरी। ये भी हमने 2-3 दिन पहले ही कवर कर लिया था, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर। ओके, इतना ही काम का है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई, यूएस की कोर्ट ने बोला है कि गूगल जो है वो इलीगली मोनोपोली अपनी चला रहा है, और वो कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो शर्मन एक्ट, यूएस का एक्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई काम का नहीं है खास, बट फिर भी याद रख लो, शर्मन एक्ट ये बात करता है एंटी ट्रस्ट लॉ की, यानी कि इलीगल मोनोपोली जो चलाते हैं उसके रिलेटेड। किसके बारे में मोनोपोली बोल रही है, तो सबसे पहले तो जनरल सर्च सर्विस में और जनरल टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग में। क्यों मोनोपोली है, तो ये जनरल सर्च सर्विस है, जो हम सर्च करते हैं कोई भी इंटरनेट पे, कहाँ से होता है, गूगल से होता है। और जो टाइपिंग भी करती हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी है, वो भी सब कहाँ पे, तो गूगल पे है। जैसे कि अराउंड 90% सर्च इंजन में है और अराउंड 90% एडवर्टाइजमेंट मार्केट में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और इवन बोला जा रहा है कि भाई बोला गया मोबाइल में तो ये 95% तक पहुंच जाता है, सर्च इंजन वाली बात। ओके, और गूगल ये कर कैसे पा रहा है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल, सैमसंग, वेराइजॉन, ये सभी बोलते हैं कि भाई आप हमारे फ़ोन के अंदर आपका ही भाई सर्च इंजन डालो। फिर ये कंप्लीट कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी, तो इसे ईजिली कर लेते हैं। अभी हम क्यों मना करते हैं भाई कि मोनोपोली क्यों नहीं रखनी है, तो सबसे पहले भाई डोमिनेट पोजीशन का वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, और गूगल ऐसा करता भी है। देखो हर एक कंपनी करती है, गूगल भी ये करता है। फिर विनर टेक मोस्ट प्रॉफिट वाली बात हो जाती है। इसमें अब अगर कोई छोटे मोटे हैं उनको आप उभर नहीं दे दो, बाहर ही नहीं आने दोगे, तो वो काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले जाएंगे, ये डोमिनेट करेंगे किसी भी मार्केट को, रेस्ट्रिक्ट करेंगे डेमोक्रेटिक कल्चर कंपटीशन का। ओके, फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस भी ये लोग करते हैं। देखो इंडिया ने 10 एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बनाई हुई है, ये रहा इधर। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन क्या है भाई, तो हम किसी भी कंपनी को इतना बड़ा होने नहीं देंगे कि वो पूरी मार्केट कंट्रोल कर ले। फिर प्राइसिंग डिस्काउंटिंग, कि ऐसा नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा प्राइस दे दिया, कि समझ लो 100 रुपये का फ़ोन है और ये बंदा बोल दे कि मैं 10 में ही दूंगा, तो दूसरे सब क्या करेंगे, जो बेच रहे होंगे उसकी तो भाई बैंड बज जाएगी। फिर प्लेटफॉर्म में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, सेल्फ प्रेफरेंस आप नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जैसे कि अमेज़ॉन बेच रहा है, ऐसा अमेज़ॉन नहीं कर सकते हो कि आप फ्रिज सर्च करो
और सबसे पहले अमेज़ोन अपनी ही कंपनी का फ्रिज बताए, ये लो हमारा खरीदो, सस्ता है, सबसे अच्छा है, रेटिंग भी आई है, तो ये नहीं कर सकते। फिर एक्सक्लूसिव टाइप भी नहीं कर सकते हो, बंडलिंग और टाइंग भी नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अच्छी रहेगी। इक्विजिशन और मर्जर को भी कंट्रोल किया है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। फिर डेटा यूजेज और सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसेस, ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, ये सब आप नहीं कर सकते हो। देखो छोटा सा न्यूज़ है, इसलिए इसको इतना हम डिटेल में कवर नहीं करते हैं। ये सब आप ऑलरेडी समझते भी हो अगर आप सोशल मीडिया और ये सब यूज़ करते हो तो। हमने क्या रेगुलेशंस ला दी हैं इंडिया ने, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, फिर ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 और कंपटीशन एक्ट 2002। इन सब से हम करते क्या है इन शॉर्ट, तो कस्टमर का प्रोटेक्शन करेंगे कैसे भी हो जाए, कि कस्टमर के साथ कुछ भेदभाव ना हो जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो जाए, और कंपटीशन इतना ना बढ़ जाए, कोई एक कंपनी इतना ना कंपटीशन से फ़ायदा ले ले कि वो ही पूरी एक मार्केट को कंट्रोल कर ले। जैसे यूएस ने भी बोल दिया ना कि भाई गूगल ये ठीक नहीं है, यू आर वायलेटिंग अवर शर्मन एक्ट, वैसे हमने अपना रखा है कंपटीशन एक्ट। और ये कंपटीशन एक्ट और इसको सब देखता कौन है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, वो कंपटीशन एक्ट से थ्रू ही बना हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अभी शॉर्ट न्यूज़ है सिर्फ। सबसे पहला है नेशनल हैंडलूम डे। देखो जब हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था 7 अगस्त 1905 को, तभी हमने उसी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। ये शायद PYQ है 2023 का, शायद 24 का है या 3 का है, याद नहीं है, शायद 23 का ही है। तो नेशनल हैंडलूम डे हम तभी सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को। क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे यहाँ के हैंडलूम वीवर्स को ऑनर प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 2015 में फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था। और हैंडलूम जो है वो हमारी लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया की, और सबसे ज़्यादा रूरल में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में। हमारे जो 70% वीवर एंड अलाइड वर्कर हैं वो विमेन है, आप इस बात को याद रखोगे कि भाई विमेन है 70% वीवर एंड अलाइड वर्कर। ओके, फिर है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन क्या है, तो प्रीमियम क्वालिटी कॉटन है। इंडिया में 100% ट्रेसेबिलिटी और सर्टिफिकेशन अब इसको हम प्रोवाइड करेंगे यूजिंग ब्लॉकचेन। मतलब कि ये कहाँ से बना है, किसने बनाया, ये सब कुछ हम ब्लॉकचेन के थ्रू डेटा लेके आएंगे, और इसको क्वालिटी हम अच्छी होती है कस्तूरी कॉटन की, तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने जितने भी गिनर्स होते हैं उनको भी छूट दे दी है कि भाई आप चलो करो, कस्तूरी कॉटन को बनाओ, ऐश करो। चलिए कस्तूरी कॉटन क्या है भाई, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव हम लेके आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेड बॉडीज इंडस्ट्री के साथ मिलकर। इसका एम क्या होगा, तो सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, ट्रेस करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे कॉटन का। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगी, तो ट्रेक्सपोसल, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके ठीक है, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है, जो कॉटन होता है उसकी हमने अलग से एक मस्त ब्रांड बना दी है, जिसका हमने नाम रखा है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। और ये इन लोगों ने बनाई है, और इसको रेगुलेट करेगी ये एजेंसी, इम्प्लीमेंट करेगी ये एजेंसी। क्या होगा, तो ये कॉटन की अच्छी क्वालिटी वाली ब्रांड होगी, और कौन इसको बनाए ये सब बातें इसके ब्लॉकचेन के अंदर लिखी हुई होगी। ओके, इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। चलिए फिर इन्वेट के बारे में बात है। इन्वेट क्या होता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, देखो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो क्या होता है, समझ लीजिए म्यूचुअल फंड चल रहा है, म्यूचुअल फंड है ABC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में सब लोग पैसा डालेंगे, और म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, ये इन्वेस्टर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर होते हैं, ये इसी पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। फिर इससे जो भी रिटर्न आता होगा टोटल, वो पब्लिक को रिटर्न दे देंगे टोटल, ठीक है, समझ लीजिए। और इसमें बीच में क्या फ़ायदा है, तो बीच में ये लोग कमीशन लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ सोचने रखने की ज़रूरत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, म्यूचुअल फंड वाले खुद सोचेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से करेंगे, ठीक है। इन्वेट क्या होता है भाई, सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, बट इन्वेट में आप पैसा डालते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि रोड हो सकता है, कोई टोल टैक्स हो सकता है, कोई बड़े बड़े रेलवे स्टेशन या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप पैसा डालते हो अपना। फिर उस प्रोजेक्ट से जितना भी रिटर्न आएगा उसका कुछ पोर्शन आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या डेफिनेशन है, तो इन्वेस्टमेंट स्कीम है लाइक म्यूचुअल फंड, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो भी फायदा होगा वो इनकम के रिटर्न के रूप में मिल जाएगा उन इन्वेस्टर्स को। ओके, ये कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है, और इसके अंदर अगर आपने पैसा कमाया है तो डेफिनेटली आपको टैक्स उसके ऊपर देना ही पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो बोरोवर रजिस्टर्ड होते हैं अंदर सरफेसी एक्ट। क्योंकि समझ लीजिए आपने अगर पैसा डाला है और वो पैसा आपका खा जाते हैं, तो आप क्या करोगे,
तो आप सरफासी एक्ट के थ्रू उसका यूज़ करके उसके इन्वेस्टमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट है, ये डेफिनेटली नहीं खाएगी, बट फिर सरफासी एक्ट का यूज़ करते हुए आप पैसों को वसूल कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इनविड्स जो भी है अपनी, वो बोरोवर के रूप में क्लासीफाई है सरफासी के अंदर। बोरोवर मतलब पैसा लेने वाले, ठीक है। फिर न्यूज़ है डी इन्फ्लुएंसर। देखो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ना कोई भी चीज़ या फिर किसी भी बारे में कि आपको ये करना चाहिए। डी इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे, उल्टा, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि क्रिटिक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो कि ओवर हाइप्ड है, हार्मफुल है और एनवायरमेंटली वेस्टफुल है, कि आप भाई इसको यूज़ न करो, दैट्स इट। तो ये है डी इन्फ्लुएंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब काम क्या है, तो ये बोलते हैं अच्छा काम करो, सस्टेनेबल है, एथिकल है, वो करो, और जो गलत है वो मत करो, ठीक है। फिर हमारा न्यूज़ है कॉपर के रिलेटेड। कॉपर क्या है भाई, तो हाई मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी के साथ आता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कोरोजन रेजिस्टेंट है और एंटी माइक्रोबियल है। ओके, जो हमारे घरों में जो बिजली होती है उसमें जो तार होती है ना, वो कॉपर की ही तार होती है, ठीक है। वायर जो भी होते हैं उसके अंदर कॉपर की तार होती है। मेलेबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी चीज़ का हम शेप चेंज कर दें विदाउट एनी क्रैक, मतलब उसमें क्रैक लाए बिना उसका हम अगर शेप कर चेंज कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं, तो है मेलिएबिलिटी। और डक्टिबिलिटी क्या है कि उसको हम कितना स्ट्रेच करके उसका शेप बदल सकते हैं, मतलब कितना वो खींच सकता है, वो डक्टिबिलिटी है। ओके, कंडक्टर ऑफ हीट आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी। कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा वो उसमें नहीं होगा, हवा की वजह से वो ख़राब नहीं होगी। ओके। सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन, कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो चिली से होता है। चिली उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अराउंड 25% ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। फिर बाद में पेरू, DRC, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो देखो इंडिया का जो अपना रीजन है, ये समझ लीजिए इंडिया है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में अराउंड 50% जितना प्रोडक्शन यहाँ से होता है। फिर राजस्थान से खेतरी से अराउंड 40% प्लस जितना प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जगह मोर देन 90% प्रोडक्शन करती है कॉपर का। बाद में जितना भी आएगा सिंहभूम, ओडिशा, ये सब छोटा मोटा करती है। ये डेटा है NCERT का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिपॉजिट कहाँ पे, तो सिंहभूम, बालाघाट, जंगजू, अलवर। प्रोडक्शन कौन करता है, तो खेतरी, गढ़शिला, जगदिया, तूतुगौरीन। ओके, मेन यही बात याद रखनी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से, MP के बालाघाट से 50% और राजस्थान के खेतरी से 40%। खेतरी यहाँ पे भी लिखा है यार, देख लीजिए ना, बालाघाट और खेतरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर गोदावरी, तो भाई ये पेनिनसुलर इंडिया हमारी उसकी लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। जैसे नॉर्थ में गंगा सबसे लार्जेस्ट है, साउथ इंडिया में गोदावरी सबसे लार्जेस्ट है। कहाँ से इमर्ज होती है, तो त्र्यंबकेश्वर से इमर्ज होती है। बे ऑफ बंगाल में इसका डेल्टा बनता है। इसको अखंड गोदावरी एट राजमुंद्री, मतलब आंध्र प्रदेश में इसको अखंड गोदावरी भी बोला जाता है। बाद में ये स्प्लिट होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज में बहुत सारी। देखो कोई भी रिवर है उसके अंदर कोई जुड़ रही है छोटी रिवर, तो वो बोली जाएगी ट्रिब्यूटरी। फिर इसी कोई मेन रिवर से दूसरी छोटी रिवर निकल रही है, ये बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी, यहाँ से ऐड हो रहा है, यहाँ से ट्रिब्यूटरी हो रहा है। ओके, इसकी भाई बेसिन कहाँ से, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो प्रवर, धरना, इंद्रावती, ठीक है। बाउंडेड कहाँ पे, तो ऊपर इसके सातमाला आता है, नीचे अजंता हिल्स और महादेव हिल्स आता है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर कौन सा है, तो निज़ाम सागर, पोचमपड़ और पोलावरम, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था भाई, तो इधर यहाँ पे एक ट्री रहती थी, इंडियन आयरिस ट्री, ये ओल्ड ट्री मानी जाती है, ये टूट गई है, दैट्स इट। देखो मैं आपको छोटा सा इस रिवर के बारे में बता दूं, तो इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में और ओरिजिन के बारे में। त्र्यंबकेश्वर से ये रिवर स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है, ये समझ लीजिए ये इंडिया है हमारा, ठीक है। अभी इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बाजू सबसे पहले, तो आपकी आएगी प्रवर, मंजीरा और मन्यार, ठीक है। प्रवर, नीचे नाम लिखा हुआ है देख लेना, मंजीरा और मन्यार, ठीक है, PMM। और ऊपर की बाजू देखेंगे हम, मतलब की लेफ्ट बैंक बाजू, तो आएगी आपकी दूधना और पूर्णा, ये दोनों एक साथ जाके मिलती है, ये है दूधना और ये है पूर्णा। फिर यहाँ पे नीचे की बाजू हम जाते हैं तो यहाँ पे आएगी सबरी, यहाँ पे आएगी इंद्रावती। ओके, फिर यहाँ पे एक बीच में बड़ी सी आती है, वो आती है प्राणहिता।
अब ये प्राणहिता अकेली नहीं है, प्राणहिता बनती है और 3 रिवर से, एक है पेन गंगा, एक है यहाँ पे वेन गंगा, और यहाँ पे एक आती है वर्धा बीच में, सॉरी ये वाला हटा दीजिए, यहाँ से आती है वर्धा, हमारी वर्धा। देखिए मुझे पता है आपको शायद समझ नहीं आया होगा इतना, बस इतना याद रख लीजिए, राइट बाजू है प्रवर, मनियार और मंजीरा, ठीक है, या फिर सॉरी उल्टा मैं बोल गया, प्रवर, मंजीरा और मनियार, ठीक है। और इधर आती है दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड शबरी, ठीक है। ओके चलिए, बाकी हम जियोग्राफी करेंगे उधर एक बार बता देंगे, आप अगर चाहो तो मुझे बता देना, मतलब से सिर्फ रिवर मैप कर लेंगे मेजर रिवर्स का इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है ग्रैन्यूल्स और सुपर ग्रैन्यूल्स। देखो कुछ भी नहीं है ये, जैसे हमारी स्किन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें ऐसे दरारे दरारे दिखेंगी ना, ऐसे छोटे छोटे सेल बने हुए होंगे स्किन के अंदर, ठीक है। वैसे ही सेम सन के अंदर भी जब हम फोकस करते हैं ना तो ऐसे हमें ग्रैन्यूल्स दिखते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे स्किन के अंदर होते हैं ना, सेम वैसे ही। तो वो होते हैं ग्रैन्यूल्स और सुपर ग्रैन्यूल्स, बड़े हुए तो सुपर ग्रैन्यूल्स, छोटे हुए तो ग्रैन्यूल्स, दैट्स इट। इससे हमें क्या पता चलता है, तो भाई सन के कोर में कितनी एनर्जी है और कितना वो ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर तक आएगी है कन्वेक्शन करंट के थ्रू, कन्वेक्शन जोन के थ्रू। जो ग्रैन्यूल्स और सुपर ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब वो 1000 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक हो सकते हैं लंबे, और ये टॉप्स ऑफ कन्वेक्शन सेल्स हैं। ओके, कैसे दिखते हैं, रुको मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, सिर्फ एक सेकेंड। किधर गया क्विक शेयर, देखो ये कुछ है ग्रैन्यूल्स और सुपर ग्रैन्यूल्स, सन पे आप जूम करोगे ना तो ये दिखेंगे ग्रैन्यूल्स और सुपर ग्रैन्यूल्स, ये हमने आपको बता दिया है। ओके बाकी कुछ काम करेंगे। फिर है एनीमिया मुक्त भारत। ये क्या है भाई, एनीमिया बिरामी आपको पता है यूजुअली किसको होती है, तो लैक्टेटिंग जो मदर होती है उनको होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है ठीक है। अबाउट एनीमिया, तो ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन को हो सकती है। इसके लिए हमने 6x6x6 स्ट्रेटेजी लेके आई है, मतलब कि 6 टारगेट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए इंटरवेंशन करो और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी लेके आओ। ओके, इंटरवेंशन हम क्या क्या करेंगे भाई, तो हम प्रोफिलेक्टिक आयन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, मतलब वो जिनको भी होगा उसको हम सप्लीमेंट करेंगे क्योंकि इनकी कमी हो जाती है। फिर डीले करेंगे कोड क्लैंपिंग में, मतलब जो कोड के साथ बच्चा बंधा हुआ होता है उसको थोड़ा सा लेट काटेंगे, अबाउट 3 मिनट, ठीक है। जो एड्रेस होते हैं नॉन न्यूट्रिशनल कॉज है एनीमिया की, जो एंडेमिक है पॉकेट्स में, वहाँ पे हम फोकस करेंगे कि मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज और फ्लोरोसिस जैसी चीज़ें हो, वहाँ पे हम फोकस देंगे, वे और ज़्यादा बढ़ ना जाए। और हम बाई एन्यूअल मास डीवॉर्मिंग करेंगे इन एज ग्रुप ऑफ 1 to 19। डीवॉर्मिंग क्या होता है, एनीमिया वॉर्म से होता है, इसीलिए उसको हटाने के लिए डीवॉर्मिंग बाई एन्यूअल हर 2 साल में, ठीक है। देखो एक होता है बाई एन्यूअल, ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये एन्यूअल है, ठीक है। एन्यूअल मतलब साल में एक बार, और बाई है मतलब 2, मतलब एक साल में ये 2 बार चीज़ होगी, ठीक है, मतलब एवरी 6 मंथ ये होगा। बाई एन्यूअल, एन्यूअल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मतलब एक साल में 2 बार। दूसरा हमारा होता है बाई नीयल, ये देखो इसमें एन्यूअल कहीं पे दिख ही नहीं रहा है ना, इसलिए ये होता है 2 साल में एक बार, 2 ईयर में वंस। ओके, एन्यूअल में, ठीक है चलो इतना ज़रूरत नहीं है, तो हर 6 महीने में हम कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर है एम्पॉक्स, एम्पॉक्स भी डिजीज़ है, ये इसका पहले नाम था मंकी पॉक्स, उसको मंकी पॉक्स से नाम से जाना सकता था, अब हम सिर्फ एम्पॉक्स बुलाते हैं ताकि मंकी है भाई, किसी के ऊपर क्यों किसी की बेइज्जती करनी, इसलिए हमने नाम बदल दिया इसका। ये किससे होता है, तो वायरस से होता है। और कौन होता है मंकी पॉक्स का वायरस, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें, और इसके जीन्स जो जीनस है, इसका फैमिली है वो है ऑर्थोपॉक्स वायरसेस। जो भी बीमारी में ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं ना, वो यूजुअली ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से ही होते हैं। ये जूनोटिक डिजीज़ है, क्योंकि हमारे में से ये कहाँ से ये फैलता है, तो यूजुअली मंकी है, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ था, फिर सबके अंदर फैलता गया धीरे धीरे धीरे। यूजुअली हमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, अभी वहाँ पे कॉमन हो गया है, और वहाँ पे ही एंडेमिक है, मतलब अफ्रीका के बाहर आपको बहुत कम मिलता है, एंडेमिक है, सिर्फ उसी के एरिया में तक सीमित है, ठीक है। जूनोटिक मतलब का कि भाई कोई भी बीमारी अगर किसी एनिमल्स के थ्रू हो रही है तो वो जूनोटिक है। स्प्रेड कैसे हो सकता है, तो बिटवीन एनिमल टू पीपल हो सकता है। और ये कैसे स्प्रेड होता है,
तो भाई डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है कि जो उसके स्पॉट्स हैं उसको आप टच कर दो, हाथ मिला लो, ये सब रैशेस को टच हो जाए तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए। इनडायरेक्ट मतलब जो बंदा बीमार है वो किसी चद्दर पे बैठा था, उधर भी आप भी बैठ जाओ तो भी आपको हो सकता है, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, और वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब मदर को था तो उसके चिल्ड्रन में भी ये आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके तो ये एमपॉक्स है, देख लिया आपने। मंकी पॉक्स वायरस की बीमारी है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है ऑर्थोपॉक्स जीनस से, और ये जूनोटिक है। कहाँ पे एंडेमिक है? तो अफ्रीका में एंडेमिक है। और कैसे ट्रांसमिट होता है वो भी हमने देख लिया। फिर है सी हॉर्स। सी हॉर्स न्यूज़ में इसलिए था कि हमने अभी अभी रैकेट पकड़ लिया जो कि सी हॉर्स की ट्रेडिंग कर रहे थे इलीगली। ठीक है, सी हॉर्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो यूजुअली सी हॉर्स हमें काम आता है मेडिसिनल पर्पस में और गवर्नमेंट क्यूजीन्स में। ठीक है, सी हॉर्स क्या है भाई? तो ये टाइनी फिश है जिसका शेप हॉर्स के लाइक, मतलब उसका मुंह हॉर्स जैसा होता है, इसलिए उसको हमने सी हॉर्स बोल दिया। ये मैमल नहीं है। ओके, हमें ये कहाँ पे मिलता है? तो इंडो पैसिफिक में सबसे ज़्यादा मिलता है, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। 9 स्पीशीज़ है उसमें से 12 स्पीशीज़ है उसमें से 9 जितनी इधर ही मिल जाती है इंडो पैसिफिक में। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, डेट्रीवोरस नहीं है। देखो 3 टाइप होते हैं, एक होता है हर्बीवोरस शाकाहारी वाले, एक होता है कार्निवोरस मांसाहारी वाले, और तीसरा होता है डेट्रीवोरस, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर वो एंड करते हैं। जैसे वल्चर्स होता है ना कि भाई आपको एकदम ही, जो शेर कुत्ता भी खा लेता है उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो सिर्फ वो चील कौवे आके खा जाता है, वो है डेट्रीवोरस। ठीक है, जो बचा कुचा हुआ वो खा जाएंगे, वो डेट्रीवोरस है। और ये वो सी हॉर्स है, सी हॉर्स आता है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब कि कार्निवोरस। ठीक है, चलिए इसका स्टेटस क्या है? तो शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 2 में है। ओके, इतना ही था न्यूज़ के बारे में। और हाँ, बाकी का जो हमारा सेक्शन है वो मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जून मंथ का। आप अगर और कोई टॉपिक चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ भाई, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि रीच अच्छी जाए, और कुछ नहीं, बट मज़ा आएगा कि हमको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।